के समय के, परसाई जी के बाद के पीढ़ी के, और लगभग प्रेम जन्मेजय, अजात शत्रु, लतीफ भोंगी, इनके समकालीन संतोष खरे जी पे हम चर्चा करेंगे। संतोष खरे जी ने हमें अनुमति दी है कि आप इस पर बात करें, और उनके पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व पर हम बातचीत करेंगे। यह गोष्ठी महत्व व्यंगकार हमारी 48वीं गोष्ठी जो ऑनलाइन गोष्ठी है, उसमें इस श्रृंखला की दूसरी गोष्ठी है। उसके पूर्व हमने डॉक्टर कुनल सिंह परिहार गोष्ठी की थी, और वो गोष्ठी बहुत बढ़िया रही थी, काफी कोणों से उन पर विमर्श हुआ था। और यह महत्वपूर्ण है कि कुनल सिंह परिहार आज हमारे साथ गोष्ठी में जुड़े हुए हैं। हमारा ये महत्व गोष्ठी रखने का उद्देश्य सिर्फ यह है कि बहुत पुराने समय से, आज से जो 50 साल 60 साल पहले लोग लिख रहे हैं, अभी भी सक्रिय हैं, और कहीं ना कहीं कभी कभी अखबारों में दिख जाते हैं। भले वो तकनीकी शिक्षा में, जो तकनीक है, आधुनिक तकनीक है सोशल मीडिया से, उसमें दक्ष नहीं है, फिर भी वो जोड़ते रहते हैं, अपनी कोशिश करते रहते हैं। और हमें लगता है कि बहुत से लेखक, हमारे युवा पीढ़ी के, हमारे बाद की पीढ़ी वाले जो लेखक हैं, उनको कभी पढ़ लिया होगा, कहीं इक्का दुक्का रचना पढ़ ली होगी, किंतु पूरे उनके व्यक्तित्व कृतित्व से वाकिफ नहीं है, उन्हें जानकारी है। और आज का समय इतना विकट चल रहा है, बहुत कठिन चल रहा है कि हमारे पास जानकारी लेने के लिए समय भी नहीं है। एक विचित्र विसंगति है, हम अपने ही वरिष्ठों को नहीं जानना चाहते हैं, क्योंकि कई तकनीकी कारण हैं। एक तो पुरानी पुस्तकें उपलब्ध नहीं हो पाती, पुराना पर्चा नहीं हो पाता है, और आज की नई तकनीक वाले पुरानी तकनीक को समझ नहीं पाते हैं। तो जो बीच का जो हमारा अंतराल है, वो अंतराल हमें कभी कभी खलता है। तो हमारी कोशिश है कि हम उन लोगों को जो व्यंग के प्रति समर्पित हैं, अपने काफी समय से काम कर रहे हैं, ऐसे कई नाम हमने हमारे सामने हैं, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं आज। क्योंकि खरे जी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा व्यंगधारा का परिचय मैं खरे जी के लिए, बाकी तो सब हमारे पुराने मित्र हैं। तो व्यंगधारा जो समूह है, व्हाट्सएप ग्रुप है, लगभग 4-4.5 साल से चल रहा है, किंतु कोरोना काल होने के बाद ऑनलाइन गोष्ठियों का सिलसिला चालू किया। हम व्यंगधारा समूह में रचनाओं पे, हमारे साथी लेखकों की रचनाओं पे हम लोग बातचीत करते हैं। एक रचना रोज डाली जाती है, उसमें से उन रचनाओं से लेखक का नाम अलग कर दिया जाता है। लोग, हमारे साथी निर्भीक होकर उन रचनाओं पर बातचीत करते हैं। उसमें कई बार बड़े बड़े लेखक भी फंसे हुए हैं, तो उसमें फिर दूसरे दिन हम नाम बता देते हैं। सप्ताह में गुरुवार को हम व्यंग विमर्श सकते हैं, एक विषय रखा जाता है, उसमें सब लोग अपनी अपनी टिप्पणियां देती हैं। और शनिवार और रविवार, शनिवार को हमारी रविवार को कालजयी रचना का दिन रहता है। शनिवार को हम पुस्तक की समीक्षा या अन्य भाषा की रचना या व्यंग विमर्श कर लेते हैं। अब एक साल से लगभग हमारी जो 48 गोष्ठी है, 1 महीने के अंदर हम लोग 1 साल पूरा कर लेंगे, 52 गोष्ठी हो जाएगी, और निरंतर चल रही है। और इस पर हमने इस ऑनलाइन गोष्ठी में कई श्रृंखला चलाई है। 2 श्रृंखला हमारे महत्वपूर्ण लेखक जो उनकी 5 रचनाओं पर विमर्श करते हैं, 2 उस श्रृंखला की भी 2 गोष्ठी हो गई है, जिसमें हरिशंकर प्रसाद जी की 5 रचनाओं पे हुई थी। दूसरी गोष्ठी हमारी सर जोशी पे हुई थी, उनके भी 5 रचनाओं पे गोष्ठी होगी। आगे यह सिलसिला चालू रहेगा। हम व्यंग पे विमर्श करते हैं, हमारे 4-5 गोष्ठियां व्यंग पे हो गई हैं। दो उसमें 2 रूप रहते हैं। एक हम आंतरिक व्यंग करते हैं हमारे साथियों के बीच में, एक खुला व्यंग करते हैं जो बाहर से लोग आते हैं। ज्ञान चतुर्वेदी, प्रेम जन्मेजय, सुभाष चंद्र, हरीश नवल, और युवा में शशिकांत शशि, अनूप त्रिपाठी, संतोष त्रिवेदी और सूरबाला जी, और ऐसे तमाम लोग। इन विनोद शाह, एक आध नाम हो सकता है मैं भूल जाऊं, उसको अन्यथा न लें। ऐसे लोग हमारे व्यंग विमर्श में जुड़ चुके हैं,
और उसमें हम लोगों को और काफी जद्दोजहद हुई, काफी बहस तीखी भी हुई। और इस गोष्ठी की, इस समूह की सुंदरता यही है कि हम लोग निर्भीक होकर बातचीत करते हैं। और आज हमारे संतोष खरे जी है, उन पर केंद्रित आज पूरा विषय है, उनके व्यक्तित्व पे, उनके कृतित्व पे और उनके आत्मकथा पे। हम उनको उनसे जानेंगे। और जो बातचीत होगी, बातचीत अगर हमारे पास संभव रहा तो हम जो मित्र हैं वो मित्र अपनी बात संतोष खरे जी से पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो मैं अपनी गोष्ठी को आरंभ करते हुए सबसे पहले डॉक्टर रमेश तिवारी जी से आग्रह करता हूं कि वे संतोष खरे जी के का परिचय दें। संतोष खरे जी, तो डॉक्टर रमेश तिवारी। बहुत बहुत धन्यवाद सैनी जी। और हमारे समय के वरिष्ठ व्यंगकार श्री संतोष खरे जी पर हम लोग आज ये एकत्र हुए हैं बातचीत करने के लिए, और उनकी उपस्थिति हम लोगों के लिए काफी गौरवान्वित करने वाली है। मैं सीधे एक साहित्यकार के रूप में जो संतोष खरे जी का जीवन है उस पर संक्षेप में जितना मेरी जानकारी है मैं उस पर अपनी बात रखता हूँ। 5 जुलाई 1944 को मध्य प्रदेश के छतरपुर में आप श्री संतोष खरे जी का जन्म हुआ। आपने अंग्रेजी साहित्य से एमए की उपाधि प्राप्त की है, और ये गौरतलब है कि जो इनका अध्ययन का क्षेत्र है वो अंग्रेजी साहित्य रहा है। उसके बावजूद इनका लेखन जो है वो हिंदी में बहुत ही महीन मार करता हुआ और महीन तरीके से इन्होंने अपना लेखन हिंदी को समर्पित किया है। तो साहित्य से एमए की उपाधि प्राप्त करने के बाद इन्होंने कानून में अपनी रुचि, विधि में अपनी रुचि जाहिर करते हुए इन्होंने कानून की पढ़ाई की और एलएलबी की उपाधि प्राप्त की। और शिक्षा और शिक्षा के साथ अपनी रुचि और रुचि को जोड़कर इन्होंने अपने पेशे का भी चयन किया, और ये एक सफल वकील के तौर पर वकालत को इन्होंने अपना पेशे के रूप में स्वीकार किया, और ये अभी भी उस अपने पेशे से जुड़े हुए हैं। और साहित्यिक सक्रियता, समाज के प्रति इनकी संलग्नता और रचनात्मक दृष्टिकोण, इन दोनों के परिणाम स्वरूप हमने इनकी कई रचनाओं को हम लोगों ने प्रकाशित होते देखा है। और इनकी प्रमुख कृतियां हैं, उनमें धूप का चश्मा, सरकारी दफ्तर में कबीर, चमचे का विलाप, गांव और शहर की लड़कियां, गांव और शहर की लड़कियां, चेहरा और दर्पण। इसके अतिरिक्त एकांकी विधा पर भी आपने लिखा है, जो 16 व्यंग एकांकी आपके महत्वपूर्ण आपका संग्रह है। एक वकील की डायरी, के रूप में डायरी लिखन है, और गूंज पत्रिका में इसका प्रकाशित हुआ है धारावाहिक के रूप में ये डायरी। और शरारत शब्दों की एक कृति है इनकी, प्रपंच तंत्र। इसके बाद यस नो थैंक यू और कानून कायदा, इस तरीके की अनेक जो कृतियां हैं, हमने इनके साहित्यिक रचनात्मक दृष्टिकोण और समाज के प्रति समर्पण का परिणाम स्वरूप हमने इन कृतियों को देखा है। तो मूल रूप से एक साहित्यकार और संवेदनशील व्यक्ति के रूप में समाज को सन्मार्ग की ओर अपने लेखन से दिशा देने की जद्दोजहद के रूप में, एक रचनाकार के रूप में हम लोग श्री संतोष खरे जी से मुखातिब हैं। और मुझे खुशी है कि आपने मुझे इनके जीवन के जन्म, शिक्षा, दीक्षा पर संक्षेप में अपना वक्तव्य रखने के लिए अवसर दिया। मैं आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सैनी जी। धन्यवाद डॉक्टर रमेश तिवारी जी। आपने उनकी एक औपचारिक परिचय था, जिससे उनकी रचनात्मक पर हम आगे बात करेंगे। किंतु एक बात, जब संतोष खरे की बात मैं करता हूँ तो बात मुझे टीच करती है। जो लेखक ने अपने जन्म के बाद, मतलब उनका जन्म हुआ था उसके 15 दिन के बाद उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, और वह लेखक ने अपने पिता का ना स्पर्श
को महसूस किया, ना डांट महसूस की, ना प्रेम महसूस किया। और वो पूरे जीवन जब तक पढ़ाई रही, जब तक संघर्ष करता रहा। संघर्ष तो उसके साथ उसके परिवार के लोग थे, सबको लोग थे, किंतु जो पिता की पूर्ति है वो सब कुछ को महसूस हो सकती है कि हम सब महसूस करते हैं। आज मैं 72 साल का हूँ, 20 साल पहले मेरे पिता हो गए, मैं उनकी कमी महसूस करता हूँ। मैं, मेरी माँ 4 साल पहले हुई, मैं उनकी कमी में, तो अद्भुत चीज है। ऐसा लेखक कहीं नहीं कहीं जीवन और सरोकार से जुड़ा हुआ है, और उसकी बात को हम बाद में सुनेंगे ही, किंतु उनके रचना है से मैं उनका एक हमारी संजय पुरोहित जी से आग्रह करूंगा। उनकी एक चर्चित रचना है जो उन्होंने पसंद करके मुझे भेजी थी, उनका पाठ करें, उससे भी बहुत सी चीजें खुलेंगी। वो रचना बहुत महत्वपूर्ण रचना। मैं बहुत सम्मान के साथ हमारे संजय पुरोहित जी से आग्रह करता हूं कि संजय पुरोहित जी उस रचना का पाठ करें। संजय पुरोहित जी। जी नमस्ते। जी नमस्ते। बहुत बहुत आभारी हूं मैं कि इतने वरिष्ठ व्यंग्यकार के व्यंग का पाठ करने का मुझे सुअवसर मिल रहा है। मेरी आवाज आ रही है आप सभी तक? जी हाँ, बिल्कुल आ रही है। जी। तो व्यंग है संतोष खरे जी का, अपनी मृत्यु का सिंहावलोकन। और एक दिन इस दुनिया के समस्त प्राणियों की मेरी भी मृत्यु हो गई। चूंकि आत्मा कभी नहीं मरती, उसे अग्नि जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। इस कारण मेरी आत्मा मेरी मृत्यु के बाद की घटनाओं को मूक साक्षी बनी देखती रही। चूंकि वह मेरी आत्मा थी, अतः उसके द्वारा किए गए सिंहावलोकन को मैं भी अनुभव करता रहा। मेरा निधन होते ही पहला प्रभाव मेरी पत्नी पर हुआ। वह जोर जोर से रोने लगी। जब पड़ोस जब पड़ोस की कोई महिला, कोई रिश्तेदार या परिचित आता तो वह और जोर से रोती। जब जब वह मेरी मृत देह को देखती तो विलाप करते हुए कहती, हाय अब मेरा क्या होगा, मैं किसके सहारे जीऊंगी, मुझे छोड़कर क्यों चले गए। मेरे मित्र, रिश्तेदार और पड़ोसी उसे ढांढस देते तो वे उनके गले से लगकर फिर रोने लगती। मुझे उन मित्रों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों का इस तरह उसके गले लगना या पीठ थपथपाना अच्छा नहीं लग रहा था। मैं ये भी सोच रहा था कि मेरी पत्नी को मेरी मृत्यु का दुख है तो वह उसका इतना प्रदर्शन क्यों कर रही है। क्या समाज के लोगों के सामने इस दुख का प्रदर्शन अनिवार्य होता है? पत्नी के अंदर आंसुओं का यह सागर कहां छुपा था? जीवन में तो वह यदा कदा ही रोई। शाम तक वह इसी तरह रोती सिसकती रही, फिर थक कर सो गई। कई अनुभवी और मनोविज्ञान के ज्ञाता आपस में बात करते रहे कि अच्छा हुआ कि श्रीमती खरे ने इतना रो लिया, यदि आती तो विक्षिप्त हो जाती। जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। जैसे जैसे लोगों को मेरे निधन का समाचार मिलता वे आने लगे। वे सिर झुकाकर मनहूस सूरत बनाकर बैठते जा रहे थे। मैंने लक्ष्य किया कि उन्हें मजबूरी में ऐसा करना पड़ रहा है। उनमें से अधिकांश लोग यही सोच रहे थे कि कितने शीघ्र यहां से निकल चलें। एक मित्र एक मित्र ने मेरे घर पर काम करने वाले लड़के से कहा कि वह नजदीक के होटल से 10-15 कप चाय बनवा कर ले आए। लड़का चाय लेकर आया तो सबने अत्यंत दुखी मुद्रा में चाय पी। उनकी मुद्रा देखकर ऐसा लगता था कि उन्हें चाय पीने में कष्ट हो रहा है। मैं यह देखने के लिए उत्सुक था कि इस चाय के पैसों का भुगतान कौन करता है, पर वह किसी ने नहीं किया। निश्चय ही होटल वाले ने यह खर्च मेरे खाते में लिख दिया होगा। मुझे उन लोगों से कुछ निराशा हुई। मेरे जीवन काल में तो खैर ये लोग इस तरह का खर्च मेरे ऊपर डालते रहे, पर कमबख्त मेरे मरने के बाद भी अपनी जेब से इतना सा खर्च नहीं कर सकते। मेरे शव को एक सफेद चादर में ढककर घर के बाहरी कमरे में रख दिया गया। जो आता वह हाथ समझ में नहीं आता कि ये सब एक मुर्दा पर फूल चढ़ाकर हाथ क्यों जोड़ रहे हैं। जब तक जीवित रहा
तब तक तो मेरी उपेक्षा करते रहे। नमस्ते करना तो दूर, सामने पड़ने पर अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लेते। आज मेरे मृत शरीर के सामने हाथ जोड़ते हैं, शायद इसीलिए कि अपनी संवेदनशीलता प्रदर्शित करने का इससे अच्छा अवसर इन्हें और कब मिलेगा। कुछ लोग थोड़ी दूर जाकर सिगरेट पीने लगे तो कुछ हथेली पर तंबाकू मलने लगे। मुझे महसूस हुआ कि ऐसे बहुत से लोग जो मेरे जीवन काल में मेरे आगे पीछे घूमते थे, का कोई अता पता नहीं। जिन लोगों से मेरी निकटता या आत्मीयता नहीं थी, वे अवश्य अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। वे बार बार घर के अंदर जाते और रोती सिसकती महिलाओं के बीच निरर्थक खड़े रहते और व्यस्त भाव से बाहर आ जाते। गिनती के 25 लोग मेरी मातम पुरसी में एकत्रित हुए थे। मुझे याद आया कि मैं जब किसी नेता या अधिकारी की मातम पुरसी में जाता था तो वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहते थे। यह संभवतः व्यक्ति की उपयोगिता या महत्व के अनुरूप ही सामाजिकता का निर्वाह करता है। आज के समाज के लिए लेखक की तुलना में नेता, अधिकारी या नगर के गुंडे की उपयोगिता और महत्व कहीं अधिक हो गई है। घर के वरिष्ठ लोगों की सलाह का निर्णय लिया गया कि मेरा अंतिम संस्कार अगले दिन प्रातःकाल किया जाएगा ताकि बाहर के अन्य रिश्तेदार भी पहुंच सकें। इस बीच मेरे टेलीफोन से लगभग 1 सैकड़ा एसटीडी और मोबाइल पर विभिन्न स्थानों पर कॉल किए गए। मैं सोच रहा था कि ये लोग ऐसे मौके पर भी अपने मोबाइल का उपयोग नहीं कर सकते, मेरे ही टेलीफोन का बिल बढ़ा रहे हैं। फिर ख्याल आया कि अपनी मृत्यु के बाद अब इन सब बातों को सोचने का क्या अर्थ रह गया है। मेरे शव को बर्फ की एक बड़ी सी सिल्ली पर रख दिया गया। रात भर में ठंड से मेरी देह अकड़ गई। मच्छर काटते रहे, चूहे धमाचौकड़ी करते रहे। मैं सोचता रहा कि मेरी पत्नी और अन्य लोग एसी कमरे में चैन की नींद ले रहे होंगे और यहाँ मेरी ये दुर्गति हो रही है। क्योंकि मेरी मृतदेह को किसी तरह का एहसास नहीं हो रहा था, तो मैंने इस तरह की बातें सोचना बंद कर दिया। सुबह के अखबार में मेरे निधन का छोटा सा एक कॉलम का समाचार प्रकाशित हुआ। यह देखकर मैं हैरान और दुखी भी हुआ कि मेरे निधन के समाचार के ठीक बगल में एक भ्रष्ट नेता के जुकाम होने तथा उसके नीचे एक फिल्म अभिनेत्री अपने विवाह पर कौन सी साड़ी पहनेंगी के सचित्र 5 कॉलम के समाचार प्रकाशित हुए थे। जिस अखबार में ने वर्षों तक मेरी रचनाएं छापी, उसका यह रवैया मेरी समझ से परे था। लगभग 30 लोग आ चुके थे। मेरी अर्थी तैयार की गई, मुझे उस पर लिटाकर रस्सियों से बांध दिया गया। अब प्रश्न उठा कि मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा। निसंतान होने के कारण मैंने अपनी वसीयत में लिख दिया था कि मेरी पत्नी या अन्य कोई भी यह कार्य करे। कोई उपलब्ध न हो वाले जमादार के हाथों यह कार्य कर रहा है। दरअसल मैं मृत्यु के बाद स्वयं को दलित समर्थक साबित करना चाहता था, पर उस समय किसी को मेरे वसीयतनामे का ख्याल ही नहीं आया। पत्नी के हाथों अंतिम संस्कार कराने के पक्ष में कोई कोई नहीं था। अंत में निर्णय लिया गया कि मेरे एक दूर के भतीजे के द्वारा यह कार्य संपन्न कराया जाए। अतः वह भतीजा तत्काल सिर मुंडाने बैठ गया। मैं फिर सोचने लगा, मेरे निधन और मेरा अंतिम संस्कार करने वाले व्यक्ति द्वारा सिर मुंडाने का क्या संबंध है। क्या बिना सिर मुंडाए वह अंतिम संस्कार करेगा तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, या उसे पाप लगेगा। इस कर्म कांड का अर्थ मैं अपने पूरे जीवन में नहीं समझ पाया। हिंदुओं के अलावा अन्य ऐसे कई धर्मों और जातियों के लोग हैं जो बिना सिर मुंडाए अपने परिवारजनों का अंतिम संस्कार करते हैं। यह जरूर है कि सिर मुंडवा लेने के बाद लोग यह समझ जाते हैं कि इसके घर परिवार में गमी हो गई है। तो क्या अन्य लोगों को अपने घरों में गमी हो जाने का संकेत देने के लिए सिर मुंडाया जाता है? इस संबंध में मैं सदा यही सोचता रहा। इस संबंध में मैं सदैव यही सोचता रहा कि अपने घर की गमी का इस तरह सिर मुंडाकर विज्ञापन करने का क्या औचित्य है।
पर इन प्रश्नों का कोई संतोषजनक उत्तर मुझे नहीं मिला। इस तरह मृत व्यक्ति के लिए किए जाने वाले पिंडदान, कई दिनों तक पीपल के पेड़ के नीचे दीपक रखने, मृत व्यक्तियों की अस्थियों का प्रयाग, हरिद्वार या गया जाकर नदी में विसर्जित करने, मृत्यु भोज करने और इस तरह के तमाम कर्म कांडों का अर्थ या औचित्य भी मेरी समझ से में कभी नहीं आया। यह अवश्य समझ में आया कि इन सब कर्म कांडों को संपादित करने वाले पंडित या पंडों को अच्छी खासी आय होती है। इन कांडों से मरने वालों का कोई लेना देना नहीं रहता। मेरा भतीजा सिर मुंडाकर सफेद धोती पहनकर मेरी अंतिम यात्रा की तैयारी में जुट गया। पंडित जी ने अस्पष्ट शब्दों में कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। मेरे शव की परिक्रमा दान किया। परिवार के लोग आए और मेरी मृतदेह का चरण स्पर्श कर परिक्रमा कर लौट गए। पत्नी आई तो वह मुझे देखकर पुनः विलाप करने लगी। उसकी सूजी हुई आंखें और लाल चेहरा देखकर मुझे इस पर दया उमड़ी। जीवन भर मेरी आलोचना करने, मेरे कामों में मीन मेख निकालने, मुझ पर शासन करने वाली पत्नी को मेरी मृत्यु पर इतना दुख क्यों हो रहा है? इसे इतना रोने धोने की क्या जरूरत है? यह सदैव मुझ पर संदेह करती रही कि मैं अन्य किसी के साथ नयन मटका तो नहीं करता, छुप छुप कर शराब सिगरेट तो नहीं पीता। इन्हीं सब बातों को लेकर वह सदैव टेंशन में रहती। अब जब मैं उसे संपूर्ण आजादी देकर जा रहा था, तब इतना करुण रस पैदा करने की क्या आवश्यकता? शायद इसलिए कि मेरे द्वारा की जाने वाली अनवरत आय का स्रोत समाप्त हो गया है। राम नाम सत्य है कि सामूहिक ध्वनि के साथ मेरी अर्थी शमशान की ओर रवाना हुई। अर्थी के पीछे अब लगभग 50 लोग चल रहे थे। मैं आश्वस्त था हुआ कि यह संख्या पर्याप्त है। मैं कोई वीआईपी तो हूं नहीं कि मेरी शव यात्रा में 5,500 लोग शामिल हो। मैं स्वयं भी ऐसे लोगों की शव यात्रा में कहां जाता था जिससे मेरी कोई स्वार्थ सिद्धि होने की संभावना नहीं हो। मुक्ति धाम यानी शमशान भूमि में मेरी अर्थी रख दी गई। लोग समूहों में बंटकर विभिन्न प्रकार की चर्चाएं करने लगे। जो कुछ मुझे सुनाई दिया वह कुछ इस प्रकार था। संतान मर गया बेचारा, इसकी चिता को अग्नि कौन देगा? अरे जीवन भर कलम घसीटता रहा, पर एक छोटा मोटा पुरस्कार तक नहीं पा सका। सुना तुमने इसकी शव शायद संजय जी का नेट डिस्कनेक्ट हो गया है, तो जल्दी ही वो जुड़ जाएंगे, मुझे उम्मीद है। कुछ क्षण इंतजार कर लेते हैं। हाँ हाँ, वो अभी कनेक्ट करेंगे। थोड़ी कई बार होता है ना वो तकनीकी दिक्कत से, लेकिन उनको समझ में आ जाएगा तो वो फिर तुरंत कनेक्ट करेंगे। हम लोग 1 मिनट इंतजार कर लेते हैं, हाँ हाँ और तब तक आप जो इसके आगे का जो हमारा कार्यक्रम है हाँ। उनका तैयार रखिएगा। बाकी अभी वो आ जाएंगे, उम्मीद करते हैं कि आ जाएंगे वो। बेचारे अपनी शव यात्रा का वर्णन कर रहे थे तो चले गए। नहीं, वो रचना है संतोष खरे जी की, एक अच्छा बढ़िया अच्छा रचना है, उनकी अच्छा। चर्चा कर रहे थे, तो हाँ, उसको हम लोगों ने उनकी मैंने रचना कहा का। जी जी जी। संतोष खरे जी के साथ ही चले गए क्या? नहीं, संतोष खरे जी हैं, संतोष खरे हाँ जी हैं, वो नेटवर्क की दिक्कत हुई है। हाँ, रचनाकार मैं भी बहुत देर जी से जुड़ पाया आ हूँ। गए आ गए, जी 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 संजय जी आ गए ठीक। हैं। हाँ जी। जी संजय जी, आप जहां डिस्कनेक्ट हुआ था आप वहीं से 1-2 लाइन पीछे से स्टार्ट करें, हम लोग इंतजार में हैं। और अपना वो आप म्यूट माइक, तो उसको ऑन कर लीजिएगा, अपना ऑडियो। जी हाँ संजय जी, अपना माइक ऑन करिए। कर दिया सर। जी जी हाँ, जी चालू जी, आ रही है माइक आवाज। चालू है। हाँ बोलिए।
मुक्ति आप धाम शमशान हाँ भूमि में मेरी अर्थी रखती गई। लोग समूह में बनकर विभिन्न प्रकार की चर्चाएं करने लगे। जो कुछ मुझे सुनाई दिया वो कुछ इस प्रकार था। निसंतान मर गया बेचारा, इसकी चिता को अग्नि कौन देगा? जीवन भर कलम घसीटता रहा पर एक छोटा मोटा पुरस्कार तक नहीं पा सका। इसके शव यात्रा में कुल 50 लोग शामिल हुए। समाज कितना असंवेदनशील हो गया है। अरे ढंग की संपत्ति तक नहीं जोड़ सका। इससे अधिक तो एक पटवारी, दलाल या नेता का चमचा कमाता है। प्रकाशकों ने इसकी पुस्तकों पर कभी रॉयल्टी नहीं दी। अब इसकी साहित्यिक पुस्तकों का क्या होगा? इस तरह की दूसरी टिप्पणियां करते हुए लोग समय गुजारते रहे। कुछ लोग सड़क की दूसरी ओर गुमटी पर चाय पीने चले गए। वे सब इस प्रतीक्षा में थे कि चिता तैयार हो जाए तो आगामी कार्रवाई हो। कुछ लोग चिता पर बड़ी बड़ी लकड़ियां तरतीब में रखकर अपनी लोक कला प्रियता प्रदर्शित कर रहे थे। तभी नाई आया और उसने मेरी शेव बनाई। फिर मुझे नहलाया गया। मेरे शरीर के प्रमुख हिस्सों पर शुद्ध घी लगाया गया, पर मैं उसकी खुशबू से समझ गया कि वह मिलावटी घी था। क्योंकि जीवन भर शुद्ध घी के नाम पर मैंने मिलावटी घी का सेवन किया था, अतः मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। पर मैं यह नहीं समझ पा रहा था, बल्कि यह बात मुझे निहायत हास्यास्पद लग रही थी कि मुर्दे की शेव करने, नहलाने, घी चुपड़ने, इत्र छिड़कने वगैरह का क्या औचित्य है। थोड़ी देर बाद मुझे आग के हवाले कर दिया जाएगा। फिर इन धत कर्मों की क्या जरूरत? जहां उन्हें पिंडदान कराया गया। इच्छा हो रही थी कि इन सब बातों को लेकर एक धारदार मेरे शरीर पर घी लगने से तमाम चींटियां रेंगने लगी। कई लोगों ने मिलकर मेरी लाश को चिता पर रख दिया। पुनः पंडित जी ने समझ में न आने वाले मंत्र पढ़े। मेरे भतीजे ने एक बांस लेकर मेरी चिता के कई चक्कर लगाए, फिर चिता में आग लगा दी। बांस एक तरफ उछाल दिया। लोग जलती हुई चिता की परिक्रमा करने लगे और पहले से हाथ में दिए लकड़ियों के टुकड़े उसमें फेंकने लगे। मुझे फिर हंसी आने लगी। जब कई क्विंटल वाली लकड़ियों की चिता की आग में मेरा शरीर जल रहा था, तब लोगों द्वारा लकड़ियों के टुकड़ों को फेंकने का क्या मतलब? शायद यह भी कर्मकांड का एक हिस्सा था। धीरे धीरे मेरी मृतदेह चिता में जलकर राख बन गए। तब तक 3/4 लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे। परिवार के लोग पूरे समय बैठे रहे। उनके चेहरों को देखकर लग रहा था कि बेचारों ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं। अब अपराह्न में जाकर उन्हें छुट्टी मिली। घर पहुंचने पर दरवाजे पर घर की महिलाओं ने उन पर पानी छिड़का। इस कार्यवाही का मतलब भी मेरी समझ से परे था। सबने नहा धोकर खाना खाया, विश्राम किया। शाम को मेरी आत्मा ने देखा मेरे भाई, भतीजे, साले, जीजा मेरी ब्रीफ केस में रखी बीमा पॉलिसियां, फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक पासबुक, मकान के दस्तावेज आदि का निरीक्षण कर मेरी पत्नी को समझा रहे थे कि उसे किसी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं है। उसके जीवन के लिए मैं पर्याप्त धन छोड़ गया हूं। पत्नी यह सुनकर संतुष्ट दिख रही थी। मेरी आत्मा यह देख सुन यह निर्णय नहीं कर पा रही थी कि वह हंसे या रोए। धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी, आपने बहुत बढ़िया पाठ किया। एक एक शब्द पर आपका प्रभाव दिख रहा था। और खरे जी की यह रचना कंप्लीट व्यंग्य कह सकते हैं। व्यंग्य के जितने तत्व एक रचना में होना चाहिए, जितनी करुणा होनी चाहिए, जितना पाखंड होना चाहिए, जितना प्रपंच सामाजिक और वैयक्तिक प्रपंच है, वह सब उनके साथ उभर के आया। हमारे जो संबंध देखते हैं वो संबंध कितने खोखले हैं वो भी सामने आए, और ऐसी कंप्लीट व्यंग्य रचना। और इस रचना से हम लेखक को यह समझ सकते हैं कि लेखक ने अपने आसपास के समाज को, आसपास की राजनीति को, अपने देश कितनी बारीकी से पढ़ा है, बारीकी से समझा है। यह महत्वपूर्ण रचना है। और मजे की बात है कि इसमें हर चीज आई, हर तत्व आया व्यंग्य का। और इसी को के साथ इस रचना पर या आगे जो भी बातचीत होगी हम करेंगे। मैं बहुत सम्मान के साथ संतोष खरे जी के व्यक्तित्व पर बात करने के लिए
हमारे मित्र, हमारे सहयोगी विवेक रंजन श्रीवास्तव जी से आग्रह करता हूं कि वो व्यक्तित्व पर केंद्रित होकर बात करें, जिससे हम और स्पष्टतः संतोष खरे जी को जान सकें। मैं विवेक रंजन जी को आग्रह करता हूं। विवेक रंजन जी। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो व्यंग्यधारा समूह को बधाई कि आज माखनलाल चतुर्वेदी जी की जन्म जयंती के दिन यह आयोजन संयोगवश हुआ है। जैसा मुझसे चाहा गया है कि संतोष खरे जी के व्यक्तित्व पर मैं कुछ थोड़ी सी बात करूं, तो व्यक्तित्व अर्थात पर्सनालिटी का ये पहले हम पर्सनालिटी का विवेचन करें कि पर्सनालिटी किसे कहा जाए। तो व्यक्ति के व्यवहार का समायोजित आकलन, और जब किसी लेखक के परिप्रेक्ष्य में हम ये बात करते हैं तो लेखन में वैचारिक प्रतिक्रिया और अभिव्यक्ति, इस सब का जो आकलन है उसे ही उस लेखक का व्यक्तित्व माना जाए। निश्चित रूप से किसी भी लेखक का जो व्यक्तित्व बनता है वो उसके परिवेश, उसकी शिक्षा, उसका जो वातावरण, जो कुछ उसके अनुभव हैं समाज के साथ, उसके अनुसार उसकी अभिव्यक्ति को स्वरूप मिलता है। तो जैसी चर्चा हुई अभी पहले कि छतरपुर में जन्म के 15 दिन बाद ही संतोष जी के पिताजी का दुखद देहांत हो गया। और 1944, हम सब अपने आप को थोड़ा सा 1944 के परिवेश में ले जाएं, देश आजाद नहीं हुआ था, तो उनकी माँ उनको छोटे से बच्चे को लेकर के अपने मामा के यहाँ चली गई, और वो झांसी में। तो उनका बचपन झांसी में बीता। झांसी में उन्होंने जो बचपन की पढ़ाई की, तो उत्तर प्रदेश का जो टच है, जो बुंदेलखंड का टच है, वो उनके साथ डेवलप हुआ। फिर मामा का ट्रांसफर हो गया हमीरपुर, बांदा, तो वो 10वीं तक की पढ़ाई उन्होंने उत्तर प्रदेश में मामा के साथ रहकर विभिन्न स्थानों पर की। और जैसा मामा चाहते थे कि वो पॉलिटेक्निक कर ले, तो नौगांव, छतरपुर के पास नौगांव एक पॉलिटेक्निक है, बड़ा पुराना पॉलिटेक्निक है, वहां उन्हें पढ़ने के लिए भेजना चाहा। तो उनसे पूछा गया, वहां पर जब जो प्राचार्य थे उन दिनों, अब ये बात है समझ लीजिए तब की हम याद कर लें कि 10वीं पास किया होगा उन्होंने 16 साल की उम्र में, तो 1960 की। तो 1960 में कैसा परिवेश रहा होगा, कैसे एडमिशन होता रहा होगा, तो वो सब भी व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। तो उनसे कहा गया कि 1 से 10 तक की टोटल गिनती का कुल अंक बताइए कितना हुआ। तो वो ये अंक नहीं बता पाए, और इसको बड़े स्वाभाविक रूप से उन्होंने स्वीकार किया अपने आप कि मैं उस गिनती को नहीं बता पाया। बोले मैं गणित में हमेशा से, हैं संतोष जी हमारे साथ में, अभी जब वो अपनी बात करेंगे तो बताएंगे आपको, तो गणित के प्रति उनका रुझान नहीं था। तो फिर वो क्या करें आगे, तो वो फिर चाचा जी उनके सीधी में थे। तो आप ये परिवेश समझिए उस समय का कि उनके चाचा जी कलेक्ट्रेट में थे, और उनके केवल कहने मात्र से आज रोजगार की क्या स्थिति है और तब क्या स्थिति थी। तो कलेक्टर से उनके चाचा जी ने कहा, और उनको तुरंत लोअर डिवीजन क्लर्क वहां पर कलेक्ट्रेट में रख लिया। लेकिन उनकी तो पढ़ने की इच्छा थी, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, और लेकिन उसकी कोई परमिशन उन्होंने कलेक्टर से राइटिंग में नहीं ली। तो उसकी शिकायत हो गई, और फिर उनको बुलाया गया कलेक्टर के द्वारा कि भाई आपने पढ़ाई कर रहे हैं आप, और आपने परमिशन नहीं ली है, तो ये तो गलत है, कदाचरण है ये, जैसा कि शासकीय सेवा में होता है। तो संतोष जी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो सर पढ़ने के लिए ही नौकरी कर रहा हूँ, मैं तो पढ़ूंगा। तो आप अधिकार देखिए, और तब के वातावरण से आज के समय को हम समझें और आकलन करें कि कलेक्टर ने मुस्कुराते हुए उनको स्टैंड को बुला करके परमिशन भी दिला दी कि ठीक है, यू आर ग्रांटेड परमिशन हियर बाय कि नाउ यू कैन स्टडी अलोंग विद द सर्विस। तो ये स्थिति थी। तो अपने मामा जी के बाद वो अपने चाचा जी के साथ सीधी में रहे लंबे समय तक, 10 साल तक उन्होंने कलेक्ट्रेट में नौकरी की, और इस बीच में एलएलबी कर लिया। तो एलएलबी का भी वो किस्सा बताते हैं कि एलएलबी जब हम उस समय किस तरह से एलएलबी होती थी, आज तो 5 साल के एलएलबी के कोर्स होते हैं, और बच्चे बड़े वो हो गए हैं पढ़ने में एलएलबी के। मेरी बिटिया खुद ही लंदन में एलएलएम करके निकली।
तो उन्होंने बताया कि संतोष खरे जी एक जगह कहते हैं कि उस समय जो भी एडमिशन लेता था वो एलएलबी होकर के ही निकलता था और खुली किताब के साथ नकल करने की छूट होती थी। तो इन परिस्थितियों में उन्होंने एलएलबी कर लिया और फिर वो सतना में अपने भाई के पास आ गए 1970 में। और यही सतना उनकी जीवन की कार्यस्थली भी रही, लेखन की भी स्थली रही। इस बीच में उन्होंने जैसा कि उस समय था, जो साहित्यकार प्रमुख थे उनमें छायावादी कविताओं की प्रमुखता थी, तो उन्होंने भी कुछ कविताएं लिखी और उनको कवि सम्मेलनों में जाकर के पढ़ने का प्रयत्न किया। लेकिन उन्होंने जल्दी ही समझ लिया कि वो कवि के रूप में ज्यादा मुखर नहीं हो पाएंगे और उनको अभिव्यक्ति का एक व्यंग साधन मिला, क्योंकि वो परसाई जी को पढ़ा करते थे, वो शरद जोशी जी को पढ़ा करते थे, रविन्द्रनाथ त्यागी को पढ़ा करते थे, प्रताप नारायण श्रीवास्तव को पढ़ा करते थे। तो इस सब से, और चूंकि अंग्रेजी में उन्होंने एमए किया था तो शेक्सपियर को, बर्नार्ड शॉ को उन्होंने पढ़ा। तो इस सब ने संतोष खरे के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव छोड़ा और उनके लेखन को एक दिशा मिली। समाज की विसंगतियों को देख करके जब वो नहीं पचा पाते तो उन्होंने कमजोर पक्ष जो था उसको अनावृत करने का हमेशा प्रयत्न किया और इस तरह से वो व्यंग लेखन से जुड़ गए। तो 1970 से 1980 तक, लगभग 10 सालों तक उन्होंने ये लिखा है एक जगह अपनी बात में कि उन्हें बड़ा संघर्ष का जीवन रहा, क्योंकि वकालत एकदम से नहीं जमती। सामान्यतः कहा ही जाता है कि वकालत और प्राइवेट डॉक्टर्स, इनका जो गुडविल जो होती है वो रिटायरमेंट के बाद जनरेट हो पाती है, तो बच्चे उसको इनकैश करते हैं। तो संतोष जी ने भी 1980 तक का वो दशक संघर्ष के साथ जिया और उनकी पत्नी जो आकाशवाणी कलाकार है, वो एक बार जगह उन्होंने की है कि वो रीवा में जब उनको आकाशवाणी का कोई चेक मिला तो वो उनको इनकैश करके लेकर आने के लिए उन्होंने कहा कि ताकि घर का खर्च जो है सुव्यवस्था से चल पाए। इस बीच में उनका पहला व्यंग संग्रह प्रकाशित हुआ। उससे पहले संग्रह तैयार था, लेकिन प्रकाशन के लिए हमेशा जैसा एक जो पीड़ा आज है लेखकों की, वो उस समय भी थी, ऐसा वो बताते हैं कि प्रकाशक पैसे मांगते थे और ये पैसे देने को तैयार नहीं थे। तो फिर इलाहाबाद के किसी राइटर प्रकाशक ने उस किताब को छापा और उसको साहित्य अकेडमी ने खरीद भी लिया। तो इस तरह से उनको 1500 सन 1985, सोचिए 1985 में अपने आप को ले जाइए और तब रुपए की वैल्यू का आकलन कीजिए, तो 1500 रुपए की रॉयल्टी धूप का चश्मा नामक उनका जो व्यंग संग्रह था उसके लिए मिली। और फिर उनकी जो यात्रा थी वो चल निकली और दुर्ग के महावीर प्रसाद अग्रवाल व्यंग सप्तक उन्होंने 2 निकाले, तो उसमें भी आपकी रचनाएं संग्रहित हैं। और बालेंद्र शेखर जी, सुभाष चंद्र जी, प्रेम जन्मेजय जी, सीतांशु भारद्वाज जी, ये सब नाम हम व्यंगकारों के लिए बड़े जाने पहचाने हैं और इनके द्वारा समय समय पर जो संग्रह या काम किए गए उसमें संतोष खरे जी की रचनाएं सम्मिलित हैं और इस तरह उनका व्यक्तित्व, साहित्यिक व्यक्तित्व जो है वो मुखरित हुआ। उन्होंने जो सतना से जो अखबार निकले, देशबंधु और स्टार समाचार वगैरह, उनमें कॉलम भी लिखे और किसी राजनीतिक टीप के कारण एक समाचार पत्र के कॉलम को उनका संपादक ने बुलाकर उन्हें रोक दिया। फिर स्टार समाचार में उन्होंने कानून कायदा, क्योंकि जो भी, जैसे मैं इंजीनियर हूं तो निश्चित रूप से मेरा एक विभागीय कहीं ना कहीं उसमें अभिरुचि होती है, व्यक्तित्व उस तरफ से निखरता है, तो वो आदमी लिखता ही है। तो संतोष जी ने भी कानून कायदा नाम से 3 उनकी किताबें भी उस पर आ गई हैं और वो उस पे उन्होंने स्टार समाचार पे नियमित कॉलम भी लिखा। तो ये थोड़ा सा उनके व्यक्तित्व का पक्ष था। और जो महत्वपूर्ण बात है कहने चाहिए मुझे कि जब अभी असहिष्णुता को लेकर पुरस्कार वापसी हुई, बहुत सा एक पूरा एक समाज में इस तरह का बहुत सारा दिल्ली से लेकर चला कि साहित्य अकेडमी के पुरस्कार वापस किए गए, तब भी संतोष खरे जी ने
उनको जो मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी से शरद जोशी पुरस्कार मिला था 15,000 रुपए का, वो उन्होंने वापस कर दिया, लेकिन वो अकेडमी ने अंततोगत तौर से स्वीकारा नहीं और वो वापस संतोष जी के पास ही है। इसी तरह से अभी जब प्रशांत भूषण जी को सुप्रीम कोर्ट के अवमानना के प्रकरण में दंडित करने की बात हो रही है, तो उसमें भी संतोष खरे जी का जो व्यू है वो मुझे सुनने को मिला कि वो कहते हैं कि किसी जज की आलोचना करना, किसी कानूनी प्रकरण में न्यायालय के अंदर न्यायालयीन निर्णय की आलोचना करना और किसी जज के व्यक्तित्व की आलोचना करना, ये दोनों भिन्न बातें हैं। और जज की आलोचना कतई अवमानना कोर्ट की नहीं है, ऐसा उनका मानना है, और ये इसके पक्ष में है वो कि वो अवमानना नहीं है और वो प्रशांत भूषण के साथ खड़े मिलते हैं। तो ये प्रगतिशील लेखक संघ की और जो परसाई जी की उन पर छाप है, उनके व्यक्तित्व पर छाप है, जो उनके स्पष्टवादिता की जो छाप है, जो व्यंग ने उनको जो ताकत दी है, वो इससे स्पष्ट होती है। तो ये मेरा एक छोटा सा आलेख, कहें कि आलेख तो नहीं मैंने बनाया इस बार, मैं सामान्यतः आलेख प्रस्तुत करता हूं, लेकिन सैनी जी ने मुझसे विशेष रूप से कहा कि आप आलेख मत बनाइए, आप चर्चा करिए। तो मैं इसको सैनी जी को धन्यवाद दूंगा इसके लिए कि मैंने जो संतोष जी से प्राप्त किया कुछ, और जो सैनी जी से जो सामग्री मुझे मिली, और मैंने जो स्वयं अपनी रिसर्च से इंटरनेट से जो चीजें निकाली और उस पर लेकर के ये चर्चा की। मैं एक बात का और उल्लेख यहाँ करना चाहता हूँ कि मेरी किताब आई थी कौवा कान ले गया, इस पर उस जमाने में मैंने संतोष जी से आग्रह किया था कि वो इस पर लिखें। तो इसकी जो भूमिका है वो तो हरि जोशी जी ने लिखी थी, लेकिन मेरी जो व्यंग है पूरी पांडुलिपि मैंने उन्हें भेजी थी, और उसे पढ़ करके उन्होंने जो एक टीप लिखी थी, तो वो तो खैर लंबी है, मगर उसमें से मैं एक थोड़ा सा अगर अनुमति हो तो मैं पढ़ूं, जिससे कि उनका ये समझ आता है, उनके व्यक्तित्व का नजरिया, कि किस तरह से वो नवांकुर अपने जो साथी व्यंगकार हैं उनको अपने साथ ऊपर लेकर चलते हैं। मेरा पाठक मंच की कई संयोजन की गोष्ठियों में उनका साथ रहा, और बराबर संतोष खरे जी वे मेरे रिश्तेदार भी हैं, और हमेशा उनका मुझे ऐसा महसूस होता है कि उनका हाथ मेरी पीठ पर हमेशा रहा। तो वे लिखते हैं मेरे व्यंग संग्रह के विषय में कि प्रस्तुत संग्रह की रचनाएं मनोरंजक तो हैं ही, उद्देश्यपूर्ण एवं शिक्षाप्रद भी हैं। वे एक सामाजिक संदेश देती हैं। इस दृष्टि से विवेक जी अपनी कलम के माध्यम से समाज सुधारक की भूमिका का बखूबी निर्वाह कर रहे हैं। तो ये मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ ये तो अलग बात है, लेकिन निश्चित रूप से संतोष जी, मैंने उनकी बहुत सी रचनाएं पढ़ी हैं और सुनी हैं। तो वो अभी आप लोगों ने भी एक रचना उनकी संजय पुरोहित जी से सुनी, और रमेश सैनी जी ने कहा कि वो अपने आप में पूरी परिपक्व रचना है। तो मैं बहुत बधाई देता हूँ व्यंगधारा को कि आज हमने ऐसे प्रखर व्यक्तित्व पर ये केंद्रित ये गोष्ठी यहाँ की है। आगे हम लोग संतोष खरे जी को और सुने, और भी वक्ता हैं अभी बोलने के लिए, मैं अपनी बात नहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद विवेक जी, आपने बहुत विस्तार से उनके जीवन में जो भी घटा, जो उन्होंने भोगा है, उसको हमसे परिचित कराया, और कहीं ना कहीं उनकी जो रचना पढ़ी गई उसमें बहुत सी चीजें आती हैं, मतलब अद्भुत रचना है। तो उस चीज से भी उनके व्यक्तित्व को पढ़ा जा सकता है कि वो किस व्यक्तित्व को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं हमारा उद्देश्य रहता है, मतलब एक बात वो अपनी लेख में कहते हैं कि यह समाज संभवतः व्यक्ति की उपयोगिता की या महत्व के अनुरूप ही सामाजिकता निर्वाह करता है। इस समाज को पढ़ने का, और आज के समाज के लेखक की तुलना में नेता, अधिकारी या नगर के गुंडे की उपयोगिता और महत्व से अधिक हो गया है। मतलब क्या बात है, तीनों वर्ग, नेता, लेखक और गुंडे, कहीं ना कहीं ये समाज के तंत्र, समाज के टूल्स हैं, और
इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उनके व्यक्तित्व पर केंद्रित बात हो, उनकी रचनाओं पर बातचीत हो, उनके लेखन पर बातचीत हो, और जो हमने पढ़ा है, कुछ हमारे स्मरण में है, उन पर बातचीत हो। मैं बहुत सम्मान के साथ धन्यवाद से अभिजीत कुमार दुबे को आमंत्रित करता हूं कि वो उनके कृतित्व पर बात करें। श्री अभिजीत कुमार दुबे जी। शुक्रिया रमेश सैनी सर। आज की इस व्यंग्यधारा की समूह की 48वीं गोष्ठी में उपस्थित रमेश सैनी सर, रमेश तिवारी सर, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण आज के जो हमारे कार्यक्रम के आज के इस कार्यक्रम के जो मुख्य बिंदु हैं, संतोष खरे सर तथा और सम्मानित विद्वजन। सर्वप्रथम तो मैं व्यंग्यधारा समूह का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने संतोष खरे के व्यक्तित्व पर मुझे 4 रचनाएं उपलब्ध कराई तथा उस रचनाओं पर मुझे बोलने के लिए कुछ कहा गया। संतोष खरे सर की 4 रचनाएं मुझे रमेश सैनी सर ने उपलब्ध करवाई हैं। साहित्य की राजनीति, घोषणाएं, नारे और लोकतंत्र, हास्य रस पर एक निबंध तथा अपनी मृत्यु का सिंहावलोकन। मैं 4 रचनाओं पर अपनी समझ के अनुसार से कुछ बोलने का प्रयास करूंगा, लेकिन इसके पहले मैं इस रचनाओं पर पाठ के पहले सबसे पहले संजय पुरोहित जी को बधाई देना चाहूंगा कि अपनी मृत्यु का सिंहावलोकन रचना का उन्होंने बहुत ही जबरदस्त पाठ किया, शानदार। कुछ समय के लिए डिस्कनेक्ट हो गए थे बीच में, लेकिन जो उनकी प्रारंभ से लेकर अंत तक धारा प्रवाहता बनी रही, काफी कर्णप्रिय लगा। विवेक रंजन श्रीवास्तव सर ने बहुत सी नई जानकारियां दी जो हम लोगों को सचमुच नहीं पता थी। 4 रचनाओं में पहली रचना है साहित्य की राजनीति। इस रचना में दरबारी लाल नामक चरित्र के माध्यम से साहित्य और पत्रकारिता जगत की विसंगतियों को व्यंग्यकार ने उभारा है। हालांकि जिन विसंगतियों को व्यंग्यकार ने उभारा है साहित्य की राजनीति में, मेरी मान्यता है यह विसंगतियां पूरे भारतीय समाज की हैं। दरबारी लाल नामक चरित्र वामपंथी और दक्षिणपंथी किसी भी विचारधारा वाले लोगों के बीच उनके विचार के अनुसार वक्तव्य रखकर लोकप्रिय हो रहा है। तो यह प्रवृत्ति तो पूरे भारतीय समाज की है। कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति के सामने अप्रिय नहीं होना चाहता है। इसको लेखक ने बहुत ही खूबसूरती से अपने इस प्रस्तुत व्यंग्य रचना में व्यक्त किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से खुद को लेखक के रूप में स्थापित करने का जो एक चलन इन दिनों चल गया है, उस पर संतोष खरे जी का कटाक्ष देखिए कि वे दिन अब नहीं रहे जब साहित्य के पाठक और समीक्षक किसी साहित्यकार को महान और महत्वपूर्ण घोषित करते थे। इस रचना की अगली एक और पंक्ति देखिए। यह तरीका दरबारी लाल ने राजनीति से सीखा कि अपना महत्व बनाए रखने के लिए किसी और को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। सामाजिक विसंगतियां मानवीय सराकारों को समेटती यह एक शानदार व्यंग्य रचना रही, जिस हेतु व्यंग्यकार को मैं बधाई देता हूं। दूसरी रचना जो उपलब्ध करवाई गई है, घोषणाएं, नारे और लोकतंत्र। इस व्यंग्य का शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। यह रचना राजनीतिक चौंचलेबाजी का पोस्टमार्टम करती है। घोषणाओं तथा लुभावने वादों से दूर भारत को इंडिया बनाकर शाइनिंग रूप में प्रस्तुत करने की जो यह कल्पना है, यह रचना उस कल्पना या वह उस चेष्टा का की पोल खोल कर रख रही है। इस व्यंग्य को पढ़ते हुए मुझे फिल्मकार महेश भट्ट की एक जो फिल्म को प्रस्तुत करने की पद्धति है, उसका मुझे बरबस ध्यान आया। महेश भट्ट जी अपनी फिल्मों के शैली प्रस्तुतिकरण में किसी भी पात्र या चरित्र से यह कहलवाते हैं कि यह अपराध मैंने नहीं किया है, और अपना समय लेते हुए 10-20 मिनट में दर्शक जब यह मांग लेते हैं कि हाँ, इस पात्र ने जो यह पात्र कह रहा है अपराध इसने नहीं किया है, तभी सस्पेंस को तोड़ते हुए नायक स्वयं स्वीकार कर लेता है कि अपराध उसने किया है। इस फॉर्मेट के विपरीत जो मैं यह व्यंग्य पढ़ रहा था, घोषणाएं, नारे और लोकतंत्र,
इस रचना में लेखक ने इस फॉर्मेट के विपरीत काम किया। सबसे पहले वो बता देते हैं कि अपराध किसने किया। उदाहरण के रूप में देखिए कि जैसे प्रस्तुत रचना में उन्होंने लिखा है कि भ्रष्टाचार किया गया, और बाद में लेखक भ्रष्टाचार के कारण को, भ्रष्टाचार क्यों किया गया, भ्रष्टाचार के कारण को सबका साथ, सबका विकास आदि विसंगतियों से जोड़कर उसे अमली जामा पहनाते हैं, उसे तार्किक ठहराते हैं और इस ढंग से वह भरपूर व्यंग करते हैं। संतोष खरे सर की अद्भुत शैली जो है, जो यह व्यंग कहने की अद्भुत शैली, इसके लिए उन्हें बधाई। इस रचना की एक और पंक्ति ने मेरा ध्यान खींचा कि दुष्कर्म जैसे कृत्य भी एक व्यक्ति के द्वारा न किए जाकर कई लोग मिलकर संपन्न करते हैं। रचना में आम आदमी के अच्छे दिनों के सपने में खोए रहने को, फील गुड आदि जुमलों पर उन्होंने शानदार तरीके से वार किया है। तीसरी रचना जो है हास्य रस पर एक निबंध। लेखक ने मानवीय आचरण का विश्लेषण करते हुए कहा है कि मानव मन का एक भाव है। रचना में हास्य मानव मन का एक भाव है। रचना में हास्य और व्यंग के बारीक अंतर को समझाया गया है। हालांकि लेखक का अभिष्ट यह नहीं है। वह कहते हैं हास्य का उद्गम, स्वरूप और प्रकृति की विवेचना करना ही उनका उद्देश्य है। इस रचना में, प्रस्तुत रचना में हास्य पर एक निबंध में हास्य और व्यंग को सौतेला भाई बताया गया है तथा मुस्कुराहट को हास्य की बहन बतलाया गया है। इस रचना को पढ़ते हुए परसाई जी का एक संस्मरण याद आ रहा है। जबलपुर के एक कॉलेज में कॉलेज छात्राओं को संबोधित करते हुए परसाई जी कहते हैं कि तुम सब लड़कियां भाग कर विवाह कर लेना। तो लड़कियां सब खिलखिलाकर हंसती हैं। और रचना के अंत में वह जब बताते हैं, उस वक्तव्य के अंत में कॉलेज में वो बताते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि लड़कियों के पिता की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति, वह इतनी दयनीय है कि वह विवाह नहीं कर सकते। अतः वह लड़कियों को बोल रहे हैं कि भाग कर विवाह कर लेना। तो परसाई जी ने यहाँ हास्य और व्यंग के अंतर को समझाया था कि भाग कर शादी विवाह कर लेना यह हास्य है, लेकिन जो स्थिति है वह ऐसा क्यों कह रहे हैं, लड़की के पिता की दयनीय स्थिति, वह उस पर व्यंग कर रहे हैं। तो इस रचना को पढ़ते हुए जब संतोष खरे सर ने कहा कि हास्य और व्यंग सौतेला भाई है, मुस्कुराहट हास्य की बहन है, तो परसाई सर की वह रचना जो है बरबस इस रचना से गुजरते हुए मुझे याद आ गई। और चौथी रचना जो थी अपनी मृत्यु का सिंहावलोकन, जिसका भी बहुत ही खूबसूरत ढंग से आज इस रचना में पाठ किया गया। इस रचना में रचनाकार जो है अपने फुल फॉर्म में दिखाई देते हैं। जिस तरह बाहुबल, धन बल आदि का मनुष्य प्रदर्शन करता है, मृत्यु भी प्रदर्शन की चीज बन गई है। अपनी मृत्यु के बाद घर पर आए लोगों के आचरण के बहाने व्यंग्यकार ने समाज में व्याप्त अंधविश्वास, ढकोसलों आदि पर प्रहार किया है। लेखक की यह विशेषता रही है कि वह सीधे सीधे अपनी बात को प्रस्तुत कर दे रहे हैं। आज का मनुष्य जो है वह संबंधों को यूज एंड थ्रो के रूप में देख रहा है। संबंध जहां है उसे यूज करो तोड़ो, संबंध की प्रगाढ़ता आदि से उसे कोई संबंध नहीं है। इस चीज को लेखक ने इसमें रेखांकित किया है। रचना की एक पंक्ति है कि समाज संभवतः लेखक की उपयोगिता के हिसाब से ही संबंधों का निर्वाह करता है। व्यंग्यकार लेखक नामक प्राणी की आर्थिक स्थिति, पुरस्कार, रॉयल्टी के खेल आदि तमाम चीजों को इस व्यंग में समेटा गया है। और रचना का उत्कर्ष देखिए, रचना के अंत में रचना का उत्कर्ष देखिए कि चिता पर लकड़ियों को तरतीब ढंग से रखने में भी लेखक को कला प्रियता का दिखावा नजर आ रहा है। रचना का यह उत्कर्ष बिंदु है, यानी कि शमशान में जाकर भी हमारी जो शो ऑफ की प्रवृत्ति है, जो प्रदर्शन की प्रवृत्ति है, मनुष्य उस अंतिम शाश्वत क्षण में भी उससे छुटकारा नहीं पा रहा है। चारों रचनाओं से गुजरने के बाद जो चीज निखर कर आ रही है कि वरिष्ठ व्यंग्यकार की पारखी नजर से समाज की कोई भी विसंगति अछूती नहीं रही। जीवन भर ताना मारने वाली पत्नी भी उनकी विसंगतियों के मार से अछूती नहीं रही। व्यंग्यकार संतोष खरे सर का जन्म, जैसा रमेश तिवारी सर ने प्रारंभ में बताया, कि आजादी के पूर्व 1944 में हुआ था। तो एक परसाई जी के बाद की जो पीढ़ी का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ईश्वर से मैं
कामना करता हूं कि उनकी लंबी उम्र हो, वह शतायु हो, और इन चारों रचनाओं का जो उपलब्ध करवाने के लिए रमेश तिवारी और रमेश सैनी सर का आभार, व्यंग्यधारा समूह का आभार। आज किया यह जो कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम की उपलब्धता यही है, इस कार्यक्रम की सार्थकता यही है कि संतोष खरे सर की गरिमामयी उपस्थिति में हमें उनके व्यक्तित्व पर कुछ बोलने का अवसर मिल रहा है। व्यंग्यधारा समूह का हृदय से कोटि कोटि आभार। धन्यवाद। धन्यवाद दुबे जी, आपने 4 रचनाओं पर बहुत विस्तार से बात की और उनके उन रचनाओं के माध्यम से उनको बड़ी आसानी से पढ़ा जा सकता है और जो समाज में व्याप्त विसंगतियां हैं उनको भी आसानी से समझा जा सकता है। उनकी 4 रचना थी। साहित्य की राजनीति में दरबारी लाल के माध्यम से बहुत सी बातें कही गई कि एक बात साहित्य के बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की है, जो बात कही है कि साहित्य की मसाल राजनीति के भंवर में गिरकर बुझ गई लगती है। आज हम जिस ढंग से समाज को देख रहे हैं, जिस ढंग से उसको महसूस कर रहे हैं कि लेखक का वर्ग पीछे थोड़ा सा हो गया है। पहले राजनीति है, उसके बाद खेल है, खेल में भी क्रिकेट है, हमारे जो ग्रामीण खेल है वो कहीं ना कहीं पीछे दब गए। भला उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई अर्थतंत्र काम कर रहा है, यह बात। और साहित्य के बारे में बोलते हैं कि साहित्य सृजन करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उसे राजनीति में ज्यादा षड्यंत्र, चापलूसी, पर निंदा जैसी विशेषताओं में पारंगत होना चाहिए। मतलब आज जो साहित्य में चल रहा है चापलूसी और दूसरी जो चीजें चल रही हैं उसको काफी पहले पढ़ लिया था हमारे संतोष खरे जी ने। ऐसे मेक इन इंडिया पर काफी कुछ हुआ है कि कई प्रकार की जो घटनाएं हैं उन पर बात बोलते हैं कि एक व्यक्ति दुष्कर्म नहीं करता, 7 मिलकर करते हैं। मतलब हम सबका साथ सबका विकास। मेक इंडिया के बारे में बोलते हैं कि हम बाहर से सामान बुलवाते हैं, विदेश से सामान बुलवाते हैं, यहाँ पे जोड़ते हैं, जोड़ के उसमें एक नामंत्रण कर देते हैं मेक इंडिया, मेक इन इंडिया, और हम अपने आप को, ऐसी कई बातें उन्होंने कही है, गंभीर बातें की हैं। अब हास्य के बारे में जो बात है, यहाँ पर संतोष खरे हास्य और व्यंग्य को सौतेला भाई मानते हैं और हास्य और व्यंग्य की इस वक्त काफी चर्चा भी है। लोग अलग अलग ढंग से उसके बात कर रहे हैं, विमर्श चल रहा है व्यंग्य समाज में कि कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए। इस पर भी उनकी काफी मजबूत टिप्पणी रही है और उन्होंने यह बात स्वीकारा है कि व्यंग्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हास्य स्वाभाविक रूप से आ जाता है तो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी के साथ मैं हमारे आज के लेखक जिन पर हम केंद्रित बात कर रहे हैं, श्री संतोष खरे जी से आग्रह करता हूं कि वो अपनी बात रखें। संतोष खरे जी शायद अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। 1 मिनट, अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो वो जुड़ेंगे थोड़ी देर में। तब तक आप किसी अन्य साथी से भी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। जी, मैं सुधीर कुमार चौधरी जी से आग्रह करूंगा कि इन जो अभी जो बातचीत आई है जो है, तो आप इन रचनाओं को देखकर संतोष खरे जी की पूरा परिवेश को देखकर और आज के कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसे थोड़ा सा बात कर रहे हैं। सभी को नमस्कार। एक बहुत ही सराहनीय पहल है व्यंग्यधारा समूह की कि जो भूले बिसरे, मैं शब्द का उपयोग करूंगा कि जो भूले बिसरे लेखक हैं, जो किसी शिविर से या किसी विचारधारा विशेष से बंधे नहीं हैं
और उन पर बहुत जितनी चर्चा होना चाहिए वो शायद इतनी चर्चा नहीं हो सकी है। तो उनकी रचनाओं पे चर्चा करना, उनको हमारे बीच में उपस्थित करना, उनके अनुभवों को जानना, ये बहुत ही एक अच्छी पहल है और ये दूसरे रचनाकार से अब आज हम रूबरू हो रहे हैं। संतोष खरे जी की जो रचना है वो मैंने पहले से तो ज़्यादा मेरे अध्ययन में नहीं आई है, पर अभी जो रचना पढ़ी पुरोहित जी ने, उसके तेवर देख के उनकी जो शिल्प है, उनके जो पैनापन है, उनकी लेखनी का, उसकी आँच को हम अनुभव कर सकते हैं और एक जो संघर्षशील जीवन की जो छाप लगी है उनके लेखन पे, उसको भी हम अनुभव कर सकते हैं। तो ये इस पे काफ़ी अच्छी चर्चा हुई। तिवारी जी ने बताया, विवेक रंजन जी ने उनके बारे में जानकारी दी। आगे भी जो उनसे प्रत्यक्ष रूप से रूबरू होंगे ही। तो चूँकि इन दिनों साहित्य में व्यंग्य अधिक चर्चा में है और व्यंग्य विधा से लगातार नए लोग जुड़ रहे हैं, तो ऐसे में ये और भी समीचीन हो जाता है कि इस विधा के जो पुराने लेखक हैं, जिनके बारे में बहुत अधिक हम अभी जान नहीं पाए हैं, उनको हम जान सकें और उनकी बातों से, उनके रचनाक्रम से हम प्रेरणा ले सकें और इस विधा को अधिक समृद्ध बना सकें। तो इस दृष्टि से बेहद सराहनीय पहल। आयोजकों को बहुत बहुत बधाई और निश्चित रूप से हम सुनना चाहेंगे खरे जी को, तो उसका प्रतीक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद अवसर देने के लिए। धन्यवाद चौधरी जी। हम खरे जी से संपर्क में है, बातचीत कर रहे हैं, किंतु लग नहीं पा रहा है। उनका नेटवर्क थोड़ा सा वो हो गया है, तो उनसे बात भी नहीं हो पा रही है। फिर भी हम उनको मैसेज कर दिया है, जैसे ही जुड़ेंगे तो हम उनको जोड़ लेंगे। तो हमारे बीच में पिछली गोष्ठी में जिन पर केंद्रित थी कुंदन सिंह परिहार जी, मैं उनसे कुछ बात है कि वो इस श्रृंखला को और जो व्यंग्य के परिदृश्य है जिसको अब वो महसूस कर रहे हैं, उनकी पीढ़ी महसूस कर रही है, और आज में थोड़ा सा अपनी बात करें परिहार जी। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है सैनी जी? हाँ जी, आप पढ़ रही। मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज ये आयोजन खरे जी पर केंद्रित है। खरे जी सयाने लेखक हैं। बहुत काल से जब हम लोग व्यंग्यम का प्रकाशन करते थे, तब से उनकी रचनाओं को हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये आज के जो ये आयोजन है, इसमें मेरी उपस्थिति जरूरी थी, क्योंकि पहला महत्व का कार्यक्रम मेरे ऊपर ही हुआ था और मैं उपस्थित नहीं रहता तो महसूस किया जाता कि अपने ऊपर कार्यक्रम कराकर ये चलते बने। इसलिए मैंने कहा कि भाई मुझे कम से कम अब दूसरे लोगों के कार्यक्रम में उपस्थित रहना बहुत जरूरी है। बहुत काल से हम खरे जी की रचनाओं को देख रहे हैं, उनका जो सोच है उसको भी हम देखते रहे हैं। खरे जी प्रगतिशील विचारों के हैं। अभी 3-4 साल पहले उन्होंने सतना में प्रगतिशील लेखक संघ का सम्मेलन भी आयोजित कराया था, जिसमें मुख्य रूप से सारा प्रबंध जो था वो उन्हीं का था और उन्हीं के मार्गदर्शन में वो कार्यक्रम पूरा संपन्न हुआ था। तो उनकी रचनाओं में भी वो सोच जो है, आम आदमी के प्रति उनकी जो सहानुभूति और पक्षधरता है, वो हमेशा उभर कर आती है। एक बात और जो आपने देखी होगी कि ये समय ऐसा है जबकि व्यंग्य के क्षेत्र में बड़ी आपाधापी और बड़ी दौड़ भाग है, थोड़ा अधीरता देखने को मिलती है, जल्दी से जल्दी लोग कुछ पाना चाहते हैं। इसके विपरीत अगर और आप करें तो आप पाएंगे कि खरे जी इस पूरी दौड़ से और पूरी जो ये चहल पहल है उसमें कहीं दिखाई नहीं पड़ते। न किसी भी ग्रुप में वो बहुत ज्यादा आपको सक्रिय दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो एक तटस्थता है, ये लेखक के लिए मैं समझता हूँ ठीक ही है। बहुत ज्यादा अपने लेखन में अगर वो सक्रिय ज्यादा रहे तो ये ज्यादा अच्छा होता है। और जैसा कि अभी हमारे अन्य साथियों ने भी इंगित किया, वो हमेशा सही बातों के लिए अपना पक्ष लेते हैं। अभी वकीलों के जो
बात, एक विवाद जो उठा जजेस को लेकर, उसमें भी अभी चर्चा आई कि उन्होंने श्री प्रशांत भूषण का पक्ष लिया और उनके सही होने को उन्होंने इंगित किया। तो कई जगह मैंने देखा है कि दूसरी बात यह है कि वो अपेक्षाकृत एक छोटे शहर में रहते हैं, सतना में, जहाँ लोगों से उनकी अच्छी पहचान है, उन लोगों के बीच उनकी आना जाना है, जमीन से उनकी पकड़ है, तो इसका लाभ उनको मिलता है और इसीलिए वो आदमी को ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाते हैं और उसके बारे में ज्यादा अच्छी तरह से लिख पाते हैं। तो इसलिए खरे जी को हम बहुत समय से देख रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं, और ये बड़ी खुशी की बात है कि उनका लेखन बहुत सही दिशा में है और बहुत आश्वस्त करने वाला है। धन्यवाद सैनी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अभी मैंने खरे जी से बात की, थोड़ा उनके पास नेटवर्क की दिक्कत है और उनके मोबाइल में आवाज भी नहीं जा रही थी, तो मैंने उनके लैंडलाइन पर फोन किया है और वो कोशिश कर रहे हैं। अगर वो कनेक्ट, हमारी कोशिश है कि वो कनेक्ट हो जाए किसी तरीके से, तो अगर वो कनेक्ट हो जाएंगे तो हम लोग उनका आत्मकथ्य भी सुनेंगे, और अगर नहीं हो पाए तो हम फिर उनके आत्मकथ्य को उनसे लिखित रूपांतर उसका ले करके फिर हम लोग समूह में साझा करेंगे, अगर किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए तो। और उसके बाद फिर सैनी जी आप इसको कंटिन्यू रखिए, और फिर आखिर में हमारे साथी, अभी तो जो साथी हैं वो लोग बात करें, और यदि 4:30 बजे से पहले पहले जुड़ जाते हैं हमारे खरे जी, तो हम लोग उनका आत्मकथ्य भी सुनेंगे और उसके बाद फिर आखिर में हमारे मधु जी का आभार भी सुनेंगे और बाकी काम पूर्ववत करेंगे। तो आप इसको अपना चलाएं तब तक। मैं महेंद्र ठाकुर, उनसे मुलाकात हो गई है और आपस में परिचित है, तो मैं महेंद्र ठाकुर जी से आग्रह करूंगा 2-4 मिनट में उन पर बात करें। महेंद्र ठाकुर जी हैं नहीं यहाँ पर। अच्छा, ठाकुर जी नहीं है, कोई बात नहीं, ठाकुर जी नहीं है तो बाकी लोग हैं, प्रभात जी हैं। हाँ ठीक है। तो आप प्रभात गोस्वामी जी से आग्रह कर रहा हूँ कि वो अपनी बात रखें। प्रभात गोस्वामी जी इस विषय के केंद्र में रखें। नमस्कार सैनी साहब, आपका बहुत बहुत आभार। खरे साहब को गाहे बगाहे मैंने भी पढ़ा है, और आपने ये बहुत ही बढ़िया श्रृंखला एक शुरू की है जिसमें हम उन लोगों को याद करें जिनको सही माने में आज की धारा से कहीं अलग माना जा रहा है, या जो हमारे बीच में रहते हुए भी हमारे बीच में नहीं है। इन परिस्थितियों में खरे साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व पर जिस प्रकार की चर्चा यहाँ पर हो रही है वो बहुत सुखद है, और हम सभी लोगों के लिए जो खासतौर से अभी कुछ सालों से और अधिक सक्रिय हुए हैं व्यंग की पाठशाला में, तो उनके लिए भी एक लेसन है ये, और हम लोग बहुत कुछ सीख पाते हैं। मैंने, जैसा कि संजय भाई ने उनका व्यंग्य पढ़ा, बहुत ही बेहतरीन व्यंग्य था। एक व्यक्ति अपने शव यात्रा का पुनरावलोकन करे, तो बहुत ही इस तरह की, हालांकि एक दो रचनाएं पहले भी देखी गई हैं, पढ़ी गई हैं, लेकिन जिस तरह से समाज में हमारे व्याप्त जो मूल्य हैं उन पर बहुत ही गहरा कटाक्ष इस रचना में किया गया कि जो शोक का वातावरण होता है वो शव यात्रा प्रारंभ होने तक ही घर के आसपास रहता है। जब घर में रुदन होता है, लोग अपने आप को एक तरह से उस शोक में शामिल करते हुए गंभीर मुद्रा में रहते हैं, लेकिन जैसे ही शमशान घाट में पहुंचते हैं तो वो सारा वातावरण बदल जाता है, और लोग अपने मन की भड़ास, या कहें कि एक तरह से वो बातें जो हमें किसी के मरने के उपरांत नहीं करनी चाहिए, वो सब बातें बाहर आती हैं कि वो कितने पैसे छोड़ के गया, कुछ भी नहीं कर पाया, उससे अधिक संपत्ति तो किसी पटवारी के पास भी होगी। तो ये इस तरह की बातें निश्चित रूप से हकीकत भी हैं और हम देखते भी आए हैं। तो इस तरह की बातों पर बहुत ही गहरा कटाक्ष खरे साहब ने अपने व्यंग्य में किया है, और इस तरह का व्यंग्य, जैसा कि सैनी जी ने कहा, कि अपने आप में एक परिपूर्ण व्यंग्य था जिसमें व्यंग्य के सभी तत्व मौजूद थे, जिसमें भाषा का एक प्रवाह भी था, करुणा भी थी, कटाक्ष भी था, सब तरह का कुल मिलाकर यह अपने आप में एक बहुत बेहतरीन व्यंग्य था जिसका वाचन भाई संजय ने किया।
मैं खरे साहब को बहुत तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज वो हमारे बीच पधारे यहाँ पर, और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर हुई चर्चा से हम सभी लाभान्वित हो सके। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद प्रभात जी, आपने ये रचना को केंद्रित रखकर संतोष खरे जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर बात करी। अब मैं हमारे दो साथी और इसमें जुड़े हुए हैं, डॉक्टर तीरथ सिंह खरबंदा जी भी और डॉक्टर सुरेश कुमार मिश्र उर्तृप जी भी, जो हाँ, नए साथी हैं। तो इन लोगों को भी अगर कुछ कहना हो तो अवश्य मौका मिलना चाहिए। तो मैं तीरथ सिंह खरबंदा जी से आग्रह करता हूं कि वो अपनी बात रखें। तीरथ सिंह खरबंदा जी। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और बहुत ही अच्छा व्यंग्य धारा का ये आयोजन चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि बहुत ही सार्थक तरीके से गतिविधि चल रही है और बहुत अच्छा लगा पहला। और मैं तो एक श्रोता के हिसाब से आज शामिल हुआ था, क्योंकि मैंने जब इसको देखा था कि इसका मैसेज है, और जो रचना पढ़ी गई है वो इतनी प्रभावी रचना थी, और जिस तरीके से उसमें सारा उल्लेख किया गया है, और व्यंग्य की एक बहुत ही एक अच्छी रचना सुनने को मिली। और दूसरे ये चीज कि आप सब लोगों से मिलने का एक जो अवसर मिला, सैनी जी से और खास करके संजय पुरोहित जी और जो भी लोग हैं, बाकी कुछ लोग तो पुराने हैं जिनसे हमारा परिचय रहा है, सुधीर कुमार चौधरी जी, विवेक रंजन जी, अभिजीत जी या प्रभात गोस्वामी जी, परंतु कुंदन सिंह जी परिहार जी का भी नाम ही सुनते रहे थे अभी तक, कभी उनसे रूबरू होने का या उनसे सुनने का सौभाग्य नहीं मिला। तो आज ये बहुत एक अच्छा अवसर है और मुझे लगा कि बड़ा एक बहुत अच्छे तरीके से ये समूह की गतिविधियां चल रही हैं, और मैं निश्चित रूप से बहुत प्रभावित हुआ इससे, और इससे निरंतर जुड़े रहना चाहूंगा, क्योंकि ले देकर मेरे पास व्यंग्य ही है, यही विधा है मेरी जो रुचि की है, और कुछ है भी नहीं मेरे पास। तो मैं इस पे निरंतर कुछ न कुछ लिखता रहता हूँ। कितना लिखता हूँ, कितना अच्छा लिखता हूँ, नहीं लिखता हूँ, ये तो पाठक और बाकी लोग ही उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, जो बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र में अपना ये काम कर रहे हैं। और हम चूंकि आप इस क्षेत्र में आप लोगों से जुड़े हैं, तो मैं सोचता हूँ कि सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, और ये सौभाग्य फिर और आगे भी मिलता रहेगा। और आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया, इसके लिए मैं हृदय से आप सभी लोगों का फिर से जो है धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद खरबंदा जी। अब मैं सुरेश कुमार मिश्र जी से आग्रह कर रहा हूं कि सुरेश कुमार मिश्र जी अपनी बात रखें। मिश्र जी अपना माइक ऑन कर लें। मिश्र जी, डॉक्टर सुरेश कुमार मिश्र उर्तृप्त, अपना अगर आप ऑडियो ऑन करेंगे तो हम लोग सुन पाएंगे, और वो शायद नहीं कर। तो महेंद्र ठाकुर जी जुड़ गए हैं, आप चाहें तो उनसे बुलवा सकते हैं, फिर उसके बाद उर्तृप्त जी से बात हो जाएगी। मैं महेंद्र सिंह ठाकुर जी से आग्रह करता हूं कि उनके संबंध खरे जी से रहे हैं, खरे जी से उनकी कई बातचीत हुई, मुलाकात हुई है, तो संक्षिप्त में अपनी बात कहें। महेंद्र ठाकुर। हाँ, वो 1 मिनट अभी जुड़ेंगे वो। हाँ, आप जुड़ गए दोबारा। जी ठाकुर सर, आप अपनी बात रखें सतना और खरे जी के बारे में जो भी आप कहना चाहते हैं। अपना माइक ऑन करें ठाकुर सर, ऑडियो जी। क्या मैं नमस्कार जी। सर जी, मैं बात कर सकता हूँ? मैं डॉक्टर सुरेश कुमार चालू मिश्र। हुआ? एक जी सुरेश जी, एक बार ठाकुर सर बोल लेते हैं, फिर आपको हम लोग अवसर देंगे, आप बोलिएगा। इससे पहले माइक का मेरी आवाज आ रही है ना आपको? हाँ हाँ, आ रही जी, आ रही ना आवाज? आ रही सर, आ रही। हाँ, आप सबको मेरा नमन। मैं सुन नहीं पाया क्योंकि नेट मेरा चला गया था, और क्षमा चाहता हूँ इसलिए। लेकिन जहां तक खरे साहब की बात है, मेरा ये सौभाग्य रहा कि मेरी 1 वर्ष 86-87 में सेल्टेक्स अफसर सतना के रूप में पोस्टिंग हुई थी फ्लाइंग स्क्वाड में, जहां मैं 13 जिले के चार्ज में था। और वहां पर अक्सर खरे साहब से मेरी मुलाकात हुआ करती थी, और उनका जो सौम्य स्वभाव था, सरल स्वभाव था, उनकी जो साहित्य और लेखन के प्रति जो
रुझान था और समर्पण था, उसके कारण मैं उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित रहा। और जब भी मुझे समय मिलता था, सारी व्यस्तताओं और तनाव के बावजूद मैं खरे साहब से मिल करके बड़ा फ्री हो जाया करता था। हमारी कुछ साहित्यिक चर्चाएं हो जाती थी, उनकी किताबें भी मैंने देखी, व्यंग भी पढ़े उस समय वहां पर। और सतना का जो पोस्टिंग मेरी सिर्फ 14 महीने ही रही, लेकिन वो मेरे जीवन का बड़ा ऐतिहासिक काल था। और वहां पर मैंने 14 महीने में जो सीखा, शायद मैं 40 साल की नौकरी में भी उतना नहीं सीख समझ पाता, अनुभव प्राप्त कर पाता जो मैं सतना में किया। वहां पर डिप्टी कमिश्नर की डायरी का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अध्याय है वो सतना से ही संबंधित है। और जो नागनाथ सांपनाथ नाम का मुझे स्पष्ट रूप से उल्लेख करना पड़ा, एक ही नाम पूरे उपन्यास में है, वो वहां के जो मेरे डिप्टी कमिश्नर थे उनको नाम था एक्चुअली में, लेकिन उनका नाम लिखना मेरी मजबूरी हो गई थी। और मैं कहता हूं कि सीधे सीधे मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं है कि जो कुटिलता, जो छल, जो प्रपंच, जो राजनीति और वहां का जो ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद और उसके अलावा बहुत सारी भी एक थे जिनसे मिलकर मैं सब कुछ भूल जाता। और वैसे मैंने तनाव कभी पाला नहीं, मस्ती से रहने वाला आदमी हूँ, शुरू से रहा, कितना भी टेंशन हो मस्ती से रहता हूँ। तो खरे साहब से मिलता था कभी कभी, खरे साहब तो बड़ा व्यस्त रहते थे और एक अच्छे आदमी के रूप में मैंने उनको जाना। और उनकी स्मृतियां आज भी, मतलब आज ही मैं उनको याद हमेशा करता हूँ, भले मेरी बात नहीं हो पाती। और ये बात भी जब 33-34 साल पुरानी है, 36 है, तो उस समय भी ये बड़े सक्रिय थे, वहां के साहित्यिक जगत में बड़ा सम्मान था इनका। और उसी समय मेरी 2 किताबों का विमोचन वहां पर हुआ था। मैं कहता हूँ आखिर देखिए, मेरा एक लोककथा संग्रह था, अधिकांश व्यंग लोककथाएं थी, और एक मध्यकालीन स्वच्छतावादी काव्य मेरी पीएचडी की थीसिस थी जो छपी थी, उसका विमोचन सतना में ही हुआ था। उस दौरान संतोष खरे जी से मेरी काफी घनिष्ठता हो गई थी, क्योंकि टोटल कार्यकाल ही मेरा 14 महीने का रहा, उसमें 3-4 महीने में कार्यक्रम हो गए थे। तो उनका जो प्रेम, उनकी जो आत्मीयता मिली एक आदमी के रूप में, उसके लिए मैं उनको कभी नहीं भूल पाया। और अच्छी पैठ थी उनकी। मैं साहित्य पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ कुछ भी, लेकिन उनके व्यक्तित्व की बात कर रहा हूँ। तो वास्तव में एक प्रेरणास्पद व्यक्तित्व था उनका, प्रभावशाली व्यक्तित्व था, सम्मोहक व्यक्तित्व था। और वो साहित्य के प्रति पूरी तरह समर्पित थे, अपने वकालत पेशे में तो थे ही वो जो थे। और ये मेरा सौभाग्य था कि मेरी उनसे अक्सर 15 दिन में एक मुलाकात तो हो ही जाती थी। और अभी मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, धन्यवाद। आगे धन्यवाद ठाकुर जी। अब मैं डॉक्टर सुरेश कुमार मिश्र को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो अपनी बात रखें। जी नमस्कार जी, आदरणीय रमेश सैनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो ऑन कर ले जी। क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही? हाँ, आवाज सुनाई दे रही है। अगर आप कैमरा ऑन कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। जी जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज की जो चर्चा है संतोष खरे जी को केंद्र में रखकर हो रही है। यह बहुत अच्छी पहल है कि हम उन व्यंग्यकारों को भी पढ़ें जिनकी रचनाएं इस समय हमें देखने को नहीं मिल रही हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि जो व्यंग्य लिखना चाहता है, सबसे पहले उससे पुराने व्यंग्यों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। इससे क्या होता है कि व्यंग्य लिखने वाले की लेखनी धारदार बनती है, और जो पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद चाहे उसका प्रपंच हो, विद्रोह हो, या उसके अंदर का यानी व्यंग्य हो, वो सब कुछ बाहर निकल कर आता है। और ऐसा पठन बहुत उपयोगी भी होता है। मैंने संतोष खरे जी के कुछ व्यंग्य पढ़े हैं, उनमें से एक जो मुझे बहुत अच्छा लगा, उसमें एक व्यंग्य था धूप का चश्मा। धूप का चश्मा जो उनका व्यंग्य था, उसमें उन्होंने चश्मे को लेकर व्यंग्य किया है। वो ये कहते हैं कि लोग चश्मे क्यों लगाते हैं? क्या चश्मे लगाए बिना वो नहीं रह सकते? यदि वो धूप से बचना चाहते हैं तो धूप से बचने के और भी अपने तरीके हैं, लेकिन जब धूप का चश्मा लगा रहे हैं तो आप किसी को बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि जब हम चश्मा लगाकर किसी का सामना करते हैं तो हम अपनी भावनाओं को छुपाते हैं, क्योंकि हमारी आंखें सब कुछ बता देती हैं। हमारी आंखें खुशियां बता सकती हैं तो हमारी आंखें घृणा भी बता सकती हैं, और शायद चश्मा इन सभी चीजों से बचने का उपाय मात्र है।
वो कहते हैं कि अगर धूप का चश्मा ना होता तो क्या होता। धूप का चश्मा ना होता तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता कि लोग गर्मी से नहीं बच पाते, या आंखों पर जो गर्मी लग रही होती है उससे बच नहीं पाते। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप अपनी आंखों की चिंता कर रहे हैं। आंखों की चिंता करना और समाज का सामना करना, दोनों में काफी अंतर होता है। यहां पर वे कहते हैं कि अगर चश्मे के अर्थ को लिया जाए तो चश्मा झरने को भी कहते हैं। यह भी कहा जाता है कि हर आदमी हर बात को अपने चश्मे से देखता है। चश्मदीद गवाह भी होते हैं। शायर ने चश्मे बद्दूर भी लिखा है। चश्मा का अर्थ उर्दू में भले ही नजर हो, पर ऐनक को लोग ऐनक नहीं चश्मा कहना ही अधिक पसंद करते हैं। एक बात और, क्या कोई वैज्ञानिक ऐसे चश्मे का आविष्कार नहीं कर सकता कि सामने वाले की मन की बात उसके चश्मे के कांच पर आ जाए, तब शायद लोग धूप के चश्मे लगाना बंद कर दें। तो बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। धूप का चश्मा, मैं उनके एक व्यंग को लेकर ये बात इसलिए रखना चाहता हूँ कि सामान्य से दिखने वाली चीजों को भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया, और उसमें उन्होंने व्यंग को निकाला। आपको पता होना चाहिए कि कुछ वर्ष पहले छत्तीसगढ़ में एक IAS ऑफिसर ने प्रधानमंत्री के सामने चश्मा लगा लिया था, उसको सस्पेंड भी कर दिया गया था। अब चश्मे के पीछे इतनी सारी राजनीति होती है, और ऐसे विषयों को लेकर लिखना भी एक अपने आप में आज के व्यंग्यकारों को प्रेरित करने वाला विषय बनता है। तो अगर हम जितना अधिक पढ़ेंगे, जितना अधिक उनको समझेंगे, तो आज के व्यंग्यकारों के लिए काफी लाभान्वित करेगा। और मैं व्यंग्यधारा को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग हर रविवार इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिससे व्यंग्य का भला तो होता ही होता है, साथ ही साथ नई पीढ़ी को और पुरानी पीढ़ी को जो जोड़ने के यानी सेतु का काम कर रहा है, उसके लिए जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। मैं चाहे रमेश सैनी जी के प्रतिनिधित्व में ये कार्यक्रम हो रहा है, या फिर व्यंग्यधारा के जितने भी बड़ी हस्तियां हैं, सभी को मैं हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग समय समय पर इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहें, जिससे कि हमारा लाभ हो सके। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुरेश जी, आपने धूप के चश्मों के माध्यम से उनके व्यक्तित्व और लेखन को रेखांकित करते हुए काफी महत्वपूर्ण बातें की। और चश्मा ऐसी कई रचनाएं होती हैं जो कि एक शब्द से आगे बढ़ जाती हैं, और बढ़ने पे अनेक बिंदुओं पर अपनी मार करती हैं, अपना प्रहार करती हैं और उनको हारती भी हैं। आपने चश्मा को लेकर खरे जी के व्यक्तित्व पे जो बात करी, उनके लेकर एक महत्वपूर्ण है, और आपने व्यंग्यधारा के बारे में जो बोला उसका हम हृदय से आभार करते हैं। और हमारी कोशिश ये है कि हम पूरी तरह व्यंग्य को समर्पित रहें। और मेरा ख्याल है कि शायद अभी विवेक रंजन जी का वो आया था, संदेश आया था कि जुड़ने वाले हैं, अगर वो जुड़ जाते हैं तो हम उनको खरे जी को लाते हैं। विवेक रंजन जी, उनसे साथ बात करें या मैसेज करें? हाँ, वो बात तो करके ही उन्होंने लिखा होगा। हाँ, तो बात तो करके बात तो किया होगा उन्होंने। अब देखते हैं, मुझे लगता है कि हम मधु जी को भी सुन लेते हैं। मैंने वो जी, उनका क्या हुआ कि वो बता रहे हैं कि वो पता नहीं शायद वो डाटा ऑफ हो गया या जो भी है, तो वो मैंने कहा भाई एक बार स्विच ऑफ करके फिर से स्विच ऑन करिए। तो वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा। तो मुझे लगता है सैनी जी कि हम लोग मधु जी को भी सुनते हैं, वो भी अपनी बात रखें, और वो जुड़ जाएंगे तो हम लोग उनका आत्मकथ्य भी सुन लेंगे। अगर किसी कारण से नहीं सुन सके हम लोग, तो हम उनसे उनका लिखित आत्मकथ्य लेके फिर हम ग्रुप में साझा कर लेंगे। हाँ, नहीं, मेरे पास है उनका आत्मकथ्य, उनसे या आप चाहें तो, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, ये आपके ऊपर है। समय देखिए ना, समय हमारे साथ, समय अभी तो 4:35 हुआ है, तो हम लोग सीधा मधु जी को बुला लेते हैं। मधु जी बोलें, वो ज्यादा ठीक रहेगा। उसके बाद अगर वो जुड़ जाएंगे तो हम उनके ही मुंह से सुन लेंगे कुछ। हाँ, वो ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। हाँ जी। तो मैं पूरे सम्मान के साथ आज की गोष्ठी पर जो बातचीत हुई है, जो लोग अपनी रखा हुआ खरे जी
को लोगों ने देखा, बात नहीं हो पाई। ये तकनीक का कमाल है। और हम जिस समय में जी रहे हैं, इसमें भी हमें मजबूत होने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं, तकनीक के साथ सामंजस्य नहीं बना पा रहे हैं, और यह सामंजस्य बनाने की जरूरत है। वो पुरानी पीढ़ी के इस साल उनके 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। अब 75 वर्षीय व्यक्ति से हम आधुनिक तकनीक की कितनी अपेक्षा कर सकते हैं, जबकि युवा पीढ़ी भी कहीं ना कहीं यहाँ पे कमजोर हो जाती है। तो इसके साथ मैं पूरी भूमिका साथ मधु आचार्य जी से आग्रह करता हूँ कि वे आभार प्रदर्शन के साथ साथ पूरे परिदृश्य पे, आज की जो गोष्ठी का परिदृश्य, उस पर भी बात करें। मधु आचार्य बहुत सम्मान के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश सैनी जी और रमेश तिवारी जी, और ग्रुप के सभी साथियों को नमस्कार करता हूं। एक बहुत सीधी सी भारतीय सनातनी परंपरा की एक बात जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, उससे अपनी बात को शुरू करना चाहूंगा। दरअसल जब 5वें वेद नाटक के भरत मुनि ने उसकी रचना की, तो उन्होंने ब्रह्मा जी को जब वो दिया 5वां वेद, तो उसे उन्होंने कहा कि लीजिए अब इसको आप खिलवाइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि किससे खिलवाएं? तब भरत मुनि ने कहा कि इसे आप देवताओं को दीजिए, क्योंकि वही श्रेष्ठ माने जाते हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा यह काम देवताओं के बस का नहीं है। वो सबसे बड़ा आश्चर्यजनक तथ्य था। और अगली बात जो मैं कह रहा हूं, उससे शायद संतोष खरे जी के होने का एक बहुत बड़ा सबूत हमें मिलेगा। तब ब्रह्मा जी ने पूछा कि कौन खेलेगा इसे? तब उन्होंने कहा कि ये काम केवल ऋषि लोग कर सकते हैं। तो हम साहित्य की परंपरा के जितने भी लोग हैं, दरअसल अगर भारतीय सनातनी परंपरा को माने तो हम ऋषियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ऋषि का प्रतिनिधित्व करना कोई पोंगापंथी वाले ऋषि नहीं है। वो ऋषि जो सच को जानता है, सच को मानता है, सच को जीता है और सच को बोलता है। तो उस दृष्टि से अगर हम देखें तो संतोष खरे जी हमारी व्यंग विधा के एक बहुत बड़े ऋषि हैं। उनकी इन रचनाओं को देखकर और सुनकर पढ़कर जितना मैंने उनको पढ़ा, मुझे लगा। दूसरी बात, मैं व्यंग धारा के इस महत्वपूर्ण आयोजन की प्रवृत्ति पर कहूंगा। ये दूसरा आयोजन इस तरह का कि किसी एक रचनाकार पर समग्र बातचीत होती है। एक फिलोसफर ने कहा है कि आज का युग जो हमें पश्चिम से मिला, पश्चिम की धारा के अनुसार, उसकी विचारधारा के अनुसार, कि वो जीवन को वर्तमान में जीना जानते हैं। वो कहते हैं कि जीवन वर्तमान में होता है। लेकिन हम भारत के लोग और खासकर साहित्य के लोग ये मानते हैं कि हम जीते जरूर वर्तमान में हैं, लेकिन भविष्य की नींव, भूतकाल की नींव पर वर्तमान को हम खड़ा करते हैं ताकि अपना एक बेहतर भविष्य बना सकें। और शायद व्यंग का बेहतर भविष्य संतोष खरे जी को देखकर लगता है कि इस तरह के आयोजन जो हम जैसे नए व्यंग्यकारों को सुनने और जानने का अवसर देते हैं, ये हमें हमारे अतीत से परिचित करवाते हैं ताकि हम वर्तमान को बेहतर तरीके से जिए और अपने एक सुखद भविष्य का व्यंग विधा में निर्माण कर सकें। इन महत्वपूर्ण बातों के बाद संतोष खरे जी की 3 रचनाएं जो अभी अभी मैंने अच्छी तरह से सुनी। पहली रचना का पाठ भाई संजय पुरोहित जी ने किया, अपनी मृत्यु का सिंहावलोकन। बहुत सटीक रचना। मैं उस रचना पर क्या कहूं, जब रमेश सैनी जी जैसे लिख चुके, बोल चुके कि बहुत सामयिक, सार्थक और सटीक व्यंग रचना है। उसके बाद भाई अभिजीत दुबे जी ने जो 2 व्यंग विशेष रूप से जिनका उल्लेख करना चाहूंगा, जिन पर अपनी बात कही, साहित्य की राजनीति, घोषणाएं, नारे और लोकतंत्र। ये दोनों ही व्यंग जिन पर उन्होंने टिप्पणी की, सच में, हालांकि मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूं पढ़ नहीं पाया, लेकिन उनके विश्लेषण से मुझे लगा कि शायद बहुत पहले लिखे या अभी लिखे हुए व्यंग जिनकी ध्वनि को भाई अभिजीत दुबे ने व्यक्त किया, उससे लगता है कि इसी तरह के व्यंग आज के समय की जरूरत है। क्योंकि साहित्य और राजनीति, जिसमें पत्रकारिता शामिल थी, क्योंकि मैं पेशे से पत्रकार हूं, किस तरह से इन 3 का अधोपतन हुआ या अधोपतन सुनियोजित तरीके से किया गया। आज हम देखते हैं सोशल मीडिया, धर्म, जाति, संप्रदाय, उस तरह से जिस तरह से व्यक्ति को अतीत में जाने से रोका जा रहा है, उसे केवल वर्तमान को देखने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उस दौर में जिम्मेदार साहित्य भी है,
राजनीति तो है ही और पत्रकारिता भी जिम्मेदार है। ये व्यंग मुझे लगता है जैसे इस समय का सबसे ज्वलंत व्यंग है, आज के समय का बहुत ज्वलंत व्यंग है, और इस व्यंग को ज्यादा से ज्यादा पाठकों को पढ़ाना चाहिए। फिर घोषणाएं, नारे और लोकतंत्र, इस कड़वे सच को हम सभी जानते हैं, सभी पहचानते हैं, लेकिन कोई संतोष खरे जैसा ही व्यक्ति होता है जो डरता नहीं, लिखता है, जो 21वीं सदी का कोई बड़ा व्यंग्यकार, ऐतिहासिक व्यंग्यकार बनना नहीं चाहता, बल्कि अपने समय का एक सार्थक व्यंग्यकार बनना चाहता है, इसलिए लिखता है। तो संतोष खरे जी पर इस तरह का ये आयोजन बहुत सार्थक, बहुत उपयोगी और कम से कम उनकी बाद की पीढ़ी के हम जैसे लोगों के लिए बहुत सार्थक रहा। और इन पर बहुत अच्छी जानकारी विवेक रंजन श्रीवास्तव जी ने दी, वो भी हमारे वरिष्ठ व्यंग्यकार है। तो हमें पूरा संतोष खरे जी के व्यक्तित्व को जानना पड़ा। हम अपने अग्रज को जाने बिना कभी भी सही दिशा में चल नहीं सकते और एक अच्छे और सच्चे भविष्य का निर्माण कर नहीं सकते। उस दृष्टि से व्यंग्य धारा की इस प्रवृत्ति की ये गोष्ठी बहुत सार्थक है। इसमें भाग लेने वाले सभी भागीदारों का और आयोजकों का खास तौर से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे भी बोलने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मधु जी, आपने बहुत अनेक बातें बड़ी महत्वपूर्ण की हैं और हम लोग कर रहे हैं और हम लोग उस पर सोच भी रहे हैं। मतलब जब बात करते हैं तो अचानक दिमाग में बात आती है और आदमी हम विचार मग्न हो जाते हैं कि क्या बात है। यही बात चाहे वो साहित्य की राजनीति में हो, जिस पर आपने बोला कि यह व्यंग आज की राजनीति का, पत्रकारिता की बहुत बड़ी जरूरत है, जो कि आज हमें कहीं नहीं दिख रही है युवा पीढ़ी में या नए लिखने वालों में। तो यह महत्वपूर्ण है और मैं आपका हृदय से आभार करता हूँ। जब जब हमारी जरूरत होती है आप हमारे साथ खड़े दिखते हैं, यह हमारे लिए एक ऊर्जा और ताकत देने वाली बात होती है। मैं तिवारी जी, अब हम खत्म करें। तिवारी जी। जी जी जी, मैं सुन रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि यहाँ हम लोग आज का ये समाप्त कर सकते हैं और जो आत्मकथ्य है उसको या उसका जो मुख्य अंश होगा उसको हम लोग ग्रुप में साझा कर लेंगे, क्योंकि उनको ग्रुप में डाल देंगे। और एक मधु जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि साहित्य की राजनीति वाला जो व्यंग है उसको भी हम अपने समूह में जो हिसाब से डालेंगे तो लोगों को पता चले। जी जी बिल्कुल। तो ठीक है, तो यहाँ आप के समापन की घोषणा करें, फिर उसके बाद औपचारिक समापन के बाद फिर हम लोग अनूप जी की तरफ जाएं। तो मैं सभी मित्रों के आभार के साथ जिन्होंने हमारी सहभागिता दी उसके आभार प्रकट करते हुए आज की गोष्ठी की समाप्ति की घोषणा करता हूँ।